रोशनी ने घड़ी देखी और ब्रश पकड़े हाथों की गति बढ़ा दी। आज उठने में देर हो गई है। असल में ईशान की छुट्टी है तो उसने अलार्म नहीं लगाया था। यही कारण है कि 7 बजे तक वह सोती रह गई। ईशान तो अभी भी सो रहा है। कल रात रोशनी सो नहीं पाई थी। भोर में सोई तो उठने का समय गड़बड़ा गया। वैसे आज ईशान को तैयार करने का झमेला नहीं है, बस उसे ही ऑफिस के लिए तैयार होना है। काकी ने चलते समय उसे टिफिन पकड़ाया और बोली, आलू पराठा है, या से खा लेना, लौटा कर मत लाना, सुबह नाश्ता नहीं किया, चाय भी आधी छोड़ दी। काकी कितना ध्यान रखती है, यह सोचकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। ये कहावत कितनी सही है कि अपनों से पराये भले। अपने तो पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन मात्र 1000 रुपए और रोटी कपड़े पर काम करने वाली इस काकी का कितना ध्यान है उसके प्रति। आज रोशनी उसे हटा दे तो वह चली जाएगी, यह वह भी जानती है। फिर भी कितना स्नेह, कैसी ममता है। ढलती उम्र में यह बूढ़ी औरत पराए घर काम करके जी रही है। भोर में आकर शाम को जाती है। फिर भी रोशनी के प्रति उसके मन में कितना लगाव जुड़ाव है। और पति विजय, उसके साथ तो जन्म जन्मांतर के लिए वह बंधी है, तब भी कभी नहीं पूछता कि कैसी हो। इतना स्वार्थी है विजय कि किसी से कोई मतलब नहीं, बस घर में सब कुछ उसके मन जैसा होना चाहिए। उसके सुख आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वो अपने को घर का मालिक समझता है, जबकि सैलरी रोशनी उससे डबल पाती है और घर चलाती है। अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी रोशनी माँ दादी के आदर्शों पर चलती है। उच्च पद पर जॉब करते हुए भी उग्र आधुनिकता नहीं है उसके अंदर। पति, घर, बच्चा उसके प्राण है और उनके प्रति वह समर्पित है। उसे बेटे ईशान से, पति विजय से और अपने हाथों सजाई अपनी गृहस्थी से बहुत प्यार है। बचपन से ही रोशनी भावुक, कोमल और संवेदनशील स्वभाव की है। पति उसको ऐसा मिला है जो बस अपना ही स्वार्थ देखता है। पत्नी, बच्चे के प्रति कोई प्यार ममता उसमें नहीं है। रोशनी तो उसके लिए एक विलास की वस्तु मात्र है। रोशनी घर से निकली तो देर हो गई थी। यह इत्तेफाक ही तो था कि घर से निकलते ही उसे रिक्शा मिल गया और वह ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। कुर्सी खींचकर रोशनी सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। रोशनी घबरा गई। डरते डरते उनके कमरे में गई। वो बड़े अच्छे मूड में थे। उसे देखते ही बोले, रोशनी, स्वीट्स खिलाओ। किस बात की सर? अवाक रोशनी पूछ बैठी। तुम्हारी सीआर बहुत अच्छी गई थी, तुमको प्रमोशन मिल गया है। थैंक यू सर। रोशनी बाहर आई, फिर ऐसे काम में जुट गई कि सिर उठाने का भी टाइम नहीं मिला। ऑफिस से छुट्टी के बाद वह घर आकर सीधी लेट गई। ईशान भी घर आकर उससे लिपट गया। काकी चाय लाई, टिफिन खाया? अरे काकी, आज भी लंच करना ध्यान नहीं रहा। काकी, ऐसा करो, ओवन में गरम कर दो, उसे ही दे दो। रहने दो, मैं गर्मा गर्म नमक अजवाइन की पूरी बना देती हूँ। और बीबी, देह तुम्हारी अपनी है, बच्चे को पालना है, ऐसा करोगी तो? बड़बड़ाती काकी किचन में पूरी बनाने चली गई। रोशनी कृतज्ञ नजरों से उनको जाते हुए देखती रही। थोड़ी ही देर में अचार के साथ पूरी लेकर काकी आई। रात को क्या खाओगी? अभी भरपेट खाकर रात को क्या खाऊंगी? ईशान की खिचड़ी रखी है, यह बोलकर काकी 2 पर खड़ी रही। फिर बोली, साहब कब आएंगे? काम से गए हैं, जब काम खत्म होगा तब आएंगे। रात देर तक रोशनी को नींद नहीं आई। अपने पति विजय के बारे में सोचती रही कि वह अब कुछ ज़्यादा ही बाहर जाने लगे हैं। घर में जब रहते हैं तो बात बात पर झुंझला पड़ते हैं। उनके हाव भाव से तो यही लगता है कि दफ्तर में शायद काम का दबाव है या किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि पिछले 4 महीने से घर में खर्च भी नहीं दे रहे हैं। पूछो तो कहते हैं कि गलती से एक वाउचर पर उनसे ओवर पेमेंट हो गई थी और अब वह रिफंड हो रही है। अब इसके आगे रोशनी क्या कहती? ऐसी गलती होती तो नहीं है, पर इंसान से भूल भी हो सकती है। विजय पर वह अपने से ज़्यादा विश्वास करती है। थोड़ा सख्त मिजाज तो है, पर कपटी नहीं है। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन ऑफिस में उसके प्रमोशन की बात पता चलते ही सबने उसे बधाई दी और पार्टी की मांग की। लंच के बाद जमकर पार्टी हुई। सबने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता उपहार में दिया। रोशनी मन में खुशी की बाढ़ लेकर घर लौटी, पर घर आकर उसे रोना आया कि ऐसे खुशी के मौके पर विजय घर में नहीं है।
काकी के घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी घर चली गई। ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठी वो ईशान के साथ ब्लॉक से रेलगाड़ी बना रही थी कि विजय का पुराना दोस्त मनोज आया। मनोज को देखते ही रोशनी हंसकर बोली, आप, मैं गलत तो नहीं देख रही? नहीं, तुम सही देख रही हो, मैं मनोज ही हूँ। बैठिए। माया भाभी को क्यों नहीं लाए? माया का अब शाम को निकलना कठिन हो गया है, दोनों बच्चों को होमवर्क कराती है। विजय ऑफिस से लौटा नहीं है क्या? वह यहाँ कहाँ है? ऑफिस के काम से मुंबई गए हैं। मनोज और भी गंभीर हो गया। रोशनी, पता नहीं कि तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगी या नहीं, पर मैं तुमको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए तुमको बता देना सही समझता हूँ। और माया की भी यही राय है कि पत्नी को ही सबसे पीछे इन सब बातों का पता चलता है। रोशनी घबराई सी बोली, मनोज भैया, बात क्या है? विजय कहीं नहीं गया है, वह यहीं इंदौर में है। चौकी। रोशनी, यह मनोज कह रहा है, जो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक और दोस्त है। ऐसा दोस्त जो आज तक हर सुख दुख को साथ मिलकर बांटता आया है। रोशनी, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुमको नहीं बताऊंगा, पर माया ने कहा कि तुमको पता होना चाहिए, जिससे कि तुम सावधान हो जाओ। पर मनोज भैया, ये कैसे हो सकता है? सुनो, कल मैं और माया एक बीमार दोस्त को देखने सीतानगर गए थे। माया ने ही पहले देखा कि विजय ऑटो से उतरा तो उसके हाथ में मून रेस्टोरेंट के 2 बड़े बड़े पॉली बैग थे। उनको लेकर वह सामने वाली गली के अंदर चला गया। मैं बुलाने जा रहा था, पर माया ने रोक दिया। रोशनी की सांस रुक गई। एक पल को लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है, फिर भी अपने को संभाल कर बोली, कोई गलती तो? मतलब डील डॉल में विजय जैसा कोई दूसरा आदमी? विजय मेरे बचपन का साथी है, उसको पहचानने में मैं कोई भूल कर ही नहीं सकता। पर भैया, उन्होंने आज सुबह ही मुंबई से फ़ोन किया था, रोज ही करते हैं। उसका मोबाइल और तुम्हारा लैंडलाइन, तुमको क्या पता कहाँ से बोल रहा है? रोशनी स्तब्ध रह गई। विजय निर्मोही है, यह तो वो समझ गई थी, पर धोखा भी दे सकता है, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। मनोज गंभीर और चिंतित था। बोला, तुम्हारे पारिवारिक मामलों में मेरा दखल ठीक नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, विजय तुमको अपनी सैलरी लाकर देता है या नहीं? सैलरी तो कभी नहीं दी। हाँ, घर खर्च देते थे, पर 4 महीने से एक पैसा नहीं दिया है। कह रहे थे कि गलती से ओवर पेमेंट हो गई है, सो वह रिफंड हो रही है, उसमें आधी सैलरी कट जाती है। रोशनी, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने पद पर नौकरी कर रही हो, घर के बाहर का संसार देख रही हो, फिर भी विजय ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बन गई। ये कैसा अंधविश्वास है तुम्हारा पति पर? सुनो, अपना भला और बच्चे का भविष्य ठीक रखना चाहती हो तो विजय पर लगाम कसो, अपने पैसे संभालो। रोशनी की नींद उड़ गई, चिंता से सिर बोझिल हो गया। वह खिड़की के सहारे बिछी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी विजय के बारे में माँ की नसीहतों को याद करने लगी। धनी माता पिता की बड़ी लाडली बेटी रोशनी विजय के लिए उनको भी त्याग आई थी। विजय का हाव भाव और उसके बात करने का ढंग कुछ इस तरह का रूखा था जो किसी संस्कारी व्यक्ति को पसंद नहीं आता था। इसके लिए रोशनी विजय को दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसे संस्कारवान बनाने वाला कोई था ही नहीं। जिस समय विजय का उसके परिवार में आना जाना था, तब वह मामूली नौकरी करता था और रोशनी ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी के पद पर काम शुरू किया था। लेकिन तब रोशनी विजय के प्रेम में एकदम पागल हो गई थी। उसकी मम्मी ने कितना समझाया भी था कि इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तूने किसे पसंद किया है? यह अच्छा लड़का नहीं है, इसके चेहरे से चालाकी और दिखावा टपकता है। तू क्यों नहीं समझ पा रही है कि यह तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि तेरे पैसे से प्यार करता है। रोशनी तो विजय के कामदेव जैसे रूप पर मर मिटी थी, सो एक दिन घर में बिना बताए उसने चुपचाप विजय के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों पति पत्नी बन गए। तब से उसके मम्मी पापा से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। अब इस शहर में उसका ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने वह रोकर जी हल्का कर सके। कोई विपत्ति आई तो कौन सहारा देगा उसे? मम्मी के कहे शब्द और विजय के आचरण की तुलना करने लगी तो पाया कि जब से शादी हुई है तब से लेकर अब तक कभी विजय ने उसकी इच्छाओं को मान्यता नहीं दी, कभी उसे खुश करने का प्रयास नहीं किया और वह
इन सब बातों को नज़रअंदाज करती रही। सोचती रही कि विजय का पारिवारिक जीवन कुछ नहीं था, इसलिए यह सब सीख नहीं पाया। शादी के बाद 2 बार घूमने गई थी, पर दोनों बार विजय ने अपनी ही इच्छा पूरी की। पहली बार रोशनी मनाली जाना चाहती थी और विजय उसे केरल लेकर चला गया। दूसरी बार वह गोवा जाना चाहती थी, तो जिद कर कर उसे विजय राजस्थान ले गया था। ईशान के होने के बाद तो उसने घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मजे की बात यह है कि दोनों ट्रैवल का पूरा पैसा विजय ने उससे कैश ले लिया। आश्चर्य यह है कि विजय के ऐसे व्यवहार से भी रोशनी के मन में उसके प्रति कोई विरूप भावना नहीं जागी। अभी तक विजय पर रोशनी को इतना विश्वास था कि पति पास रहे या दूर, उसका सुरक्षा कवच था, ढाल था। पर अब विश्वास टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी और बच्चे की रक्षा उसको ही करनी होगी। विजय लौटा एकदम ट्रेन के निश्चित समय पर। रोशनी ने उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे पर कहीं भी सफर की थकान के चिन्ह नहीं थे। रोशनी, जल्दी से नाश्ता लगवा दो, ऑफिस के लिए निकलना है। काकी ने पराठा सब्जी प्लेट में रख खाना लगा दिया। खाना खाते खाते विजय बोला, 3000 रुपये मेरे पर्स में रख दो, स्कूटर में तेल डलवाना है, मेरा पर्स खाली है। पहले कहते ही निहाल होकर रोशनी पैसे रख देती थी, पर इस बार अभी से समेटना शुरू हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी सैलरी 1 हफ्ते बाद मिलेगी, तो क्या मैं बस में जाऊं या पैदल? वह परेशानी तुम्हारी है, मेरी नहीं। विजय अवाक सा उसका मुंह देखने लगा। रोशनी नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो विजय तैयार हो रहा था। सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। घर का पूरा खर्चा मैं चला रही हूँ, तुम देना तो दूर उल्टे लेते हो। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, तुमको घर खर्च देना पड़ेगा। पर मेरा रिफंड, वह तो जीवन भर चलता रहेगा। ओवर पेमेंट का इतना सारा पैसा गया कहाँ? देखो, जैसा भी हो घर का खर्चा तुमको देना पड़ेगा। कहाँ से दूंगा? मेरे पास 10 खर्चे हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। विजय खीसे निकाल कर बोला, डार्लिंग, नौकरी वाली लड़की से शादी घर चलाने के लिए ही की थी, समझी? रोशनी को लगा उसके सामने एक धूर्त इंसान बैठा है। और सुनो, रात को खाने में कीमा और पराठा बनवाना। 500 रुपये गिन कर रख जाओ कीमा और घी के लिए, तब बनेगा। रहने दो, मैं सादी रोटी सब्जी खा लूँगा। उस दिन रोशनी ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि उसके ताऊ की बेटी नेहा का फ़ोन आया। घबराई सी थी। नेहा से उसे बहुत लगाव है। उसके साथ रोशनी जब तक फ़ोन पर बात करती रहती है। रोशनी, मैं तेरे पास आ रही हूँ। बात क्या है? सब ठीक तो है ना? मैं आकर बताऊँगी। आधा घंटा भी नहीं लगा कि नेहा चली आई। वास्तव में ही वह परेशान और घबराई हुई थी। पहले बैठ, पानी पी, फिर बता हुआ क्या। मेरी छोटी ननद का रिश्ता पक्का हो गया है, पर महज 1 लाख के लिए बात अटक गई। लड़का बहुत अच्छा है, पर 1 लाख का जुगाड़ 2 दिन में नहीं हो पाया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सब जगह देख लिया, अब बस तेरा ही भरोसा है। परेशान मत हो, मेरे पास 80,000 रुपये हैं, तू चल मेरे साथ, मैं पैसे दे देती हूँ। नेहा को साथ लेकर रोशनी घर आई। कबर्ड का लॉकर खोला तो वह एकदम खाली पड़ा था। रोशनी को चक्कर आ गया। नेहा उसका चेहरा देख चौंकी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बोली, क्या हुआ रोशनी? 50,000 के विकास पत्र थे, पिछले महीने मैच्योर होकर 80,000 हो गए थे। सोच रही थी उठाकर उन्हें डबल कर दूंगी, पर तभी काकी पानी लेकर आई और बोली, बीबी जी, एक दिन दोपहर में आकर साहब अलमारी से कुछ कागज निकाल कर ले गए थे। कब? पिछली बार टूर पर जाने से पहले। रोशनी सिर थामकर पलंग पर बैठ गई। नेहा ने ढांढस बंधाया, जाने दे रोशनी, तू परेशान ना हो, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। एक बार डाकघर चल तो मेरे साथ। दोनों डाकघर आई और बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने कहा, आपके पति 10-12 दिन पहले कैश कराकर रकम ले गए थे, आपको पता नहीं है क्या? दोनों चुपचाप डाकघर से निकल आई। घर आकर रो पड़ी रोशनी। धैर्य रख रोशनी, नेहा बोली, अब तू भी सावधान हो जा। जो गया सो गया, पर अब और नुकसान ना होने पाए, इसका ध्यान रख। थोड़ी देर बाद फिर वह बोली, रोशनी, एक बात बता, तेरा प्यार अंधा है या तू विजय से डरती है? अब तक मैं प्यार में अंधी ही थी, पर अब मेरी आँख खुल गई है।
ऐसा है तो थोड़ा साहस बटोर। तू तो जो है सो है। ईशान के भविष्य को अंधेरे में मत डुबा दे। उसे एक स्वस्थ जीवन दे। अकेले उसे पालने की सामर्थ्य है तुझमें। रोशनी, मैं तुझे एक बात बताना चाहती थी, पर तुझे मानसिक कष्ट होगा ये सोचकर आज तक नहीं बोली थी। मेरी भांजी राशि को तो तू जानती है ना। पिछले महीने उसकी शादी हुई तो पति के साथ हनीमून पर मनाली गई थी। वहाँ विजय एक युवती को लेकर जिस होटल में ठहरा था उसी में राशि भी रुकी थी। राशि जब तक शिमला में रही विजय की नज़रों से बसती रही, पर लौटकर उसने मुझे यह बात बताई थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। रोशनी ने गहरी सांस ली। हाँ, तू ठीक कह रही है। बदलाव से डरकर चुप बैठी रही तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी सर्वनाश होगा। मम्मी भी पिछले रविवार को आकर यही कह रही थी, कुछ करूँगी। 2 दिन बाद विजय लौटा। ईशान को बुखार था, इसलिए रोशनी उसे गोद में लेकर बैठी थी। विजय ने उसका हाल भी नहीं पूछा। आदत के मुताबिक आते ही बोला, काकी से कहो 1 कप अदरक वाली अच्छी चाय बना दे। पहले मार्केट जाकर तुम दूध का पैकेट ले आओ, तब चाय बनेगी। विजय हैरान हो गया, रोशनी का मुंह देखने लगा। मैं दूध लेने जाऊं? क्यों नहीं, सभी लाते हैं। रोशनी ने इतनी रुखाई से कभी बात नहीं की थी। विजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। काकी को भेज दो, काकी के पास और भी काम है। ठीक है, मैं ही लाता हूँ, पैसे दे दो। अपने पैसे से लाओ, और घर का भी कुछ सामान लाना है। लिस्ट दे रही हूँ, लेते आना। रहने दो, चाय नहीं पीनी। विजय बैठ गया। ईशान सो गया तो रोशनी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगी। विजय तैयार होते हुए बोला, 500 रुपये दे देना, पर्स एकदम खाली है। मैं 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दे सकती। 500 रुपये तो बड़ी बात है। और तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विजय बैठ गया। विकास पत्र के 80,000 रुपये निकालते समय मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। पूछना क्या, ज़रूरत थी ले लिए। अपनी ज़रूरत के लिए तुम खुद पैसों का इंतज़ाम करते, मेरे रुपए क्यों लिए, और वह भी बिना पूछे। तुम्हारे कहाँ से हो गए। शादी में दहेज था, दहेज में जो आता है उस पर लड़की का कोई हक नहीं होता। कौन सा कानून पढ़कर आए हो, उसमें दहेज लेना अपराध नहीं होता क्या। आज 5 महीने से पूरा घर खर्च मैं चला रही हूँ, तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है। मैं कितने दिन खाता हूँ तुम्हारा, टूर पर ही तो रहता हूँ। कहाँ का टूर, मनाली का या मुंबई का। तिलमिला उठा विजय। मैं कहीं भी जाता हूँ तुम जासूसी करोगी मेरी। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने दिन बेवकूफ़ बनाते रहे। अब मेरी एक सीधी बात सुन लो, यह मेरा घर है, मेरे नाम से है। मैं किस्त भर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लंपट की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे ईशान को इंसान बनाना है, तुम्हारा जैसा लंपट नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी छाया भी मेरे बच्चे पर ना पड़े। तुम आज ही अपना ठिकाना ढूंढ लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे घर से निकाल रही हो। तुम्हें 420 के अपराध में पुलिस के हाथों भी दे सकती हूँ, पर नहीं। वैसे हिसाब थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना। आज तक तो औरतों को ही धक्के मार मार कर घर से निकाला जाता है, यहाँ पत्नी पति को निकाल रही है। विजय गुस्सा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हारी शर्तों पर समझौता करने को तैयार हूँ। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तुम जैसे धोखेबाज व मक्कार पति की छाया से भी मैं अपने को दूर रखना चाहती हूँ। तुम घर तोड़ रही हो। यह घर नहीं, शोषण की सूली थी जिस पर मैं तिल तिल करके मरने के लिए टंगी थी। पर अब मुझे जीवन चाहिए, अपने बच्चे के लिए जीना है मुझे। बात बढ़ाए बिना विजय ने अपने कपड़े समेटे और चला गया। रोशनी ने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, आपकी सीता ने निरपराधी होकर भी बिना विरोध किए अग्नि परीक्षा दी थी और मैं एक छलांग में आग का दरिया पार कर आई। विजय को घर से भगा दिया। सच कह रही है तू? एकदम सच मम्मी। माँ के सामने जब बच्चे के भविष्य का सवाल आकर खड़ा होता है तो वह संसार की हर कठिनाइयों से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तू मेरे पास चली आ, यहाँ ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, अपने घर में रहकर ही मेरा ईशान बड़ा होगा। काकी अब मेरे साथ ही रहेंगी, घर नहीं जाएंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी, कहकर रोशनी की माँ ने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।